नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास आज की महत्वपूर्ण रहने वाली है। एसएससी सीजीएल के अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं जनरल नॉलेज में, उन सभी का हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? आपके सामने जो प्रश्न आया था 12 सितंबर का प्रश्न है। तो फतेह, उसका सही आंसर है 2014 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी। इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 63 से संबंधित है? तो आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं उपराष्ट्रपति का जो पद है वो आर्टिकल 53 में आता है। इस बात को भी आप जानते ही हैं। आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति आप जानते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जो है, इनको हरित क्रांति का जनक कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। अगर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? साथियों, तो कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का बहुत इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल है। इस बात को, जो कि बार बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होते हैं, इनको भी याद रखिएगा। आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि शुद्ध निवेश, जिसे हम नॉट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो क्या है? एकदम प्योर इन्वेस्टमेंट। तो इसका जो ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन था, इसके 4 ऑप्शन थे। तो सकल उत्पाद से मूल्यह्रास को घटाकर शुद्ध निवेश निकलता है। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न फेस्टिवल से पूछा गया कि हेमिस त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो जो हेमिस फेस्टिवल है वो कहाँ का है? ये लद्दाख का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि कई एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता रहता है। इस प्रश्न को याद रखिएगा। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था, कब जीता? आपके जो एसएससीजीएल में अधिकतर प्रश्न स्पोर्ट्स के आ रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं और डायनेस्टी हैं, ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आप जानते हैं 1983 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, मतलब जीता भारत ने। और दूसरा जीता 2011 में। उस टाइम पर जो कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। इस बात को भी आप जानते होंगे। आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो गोविंद पल्लव बंद सागर जो है, भारत की सबसे बड़ी मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील है। आगे चलूं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, जो प्रियदर्शनी है, हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई। ये प्रश्न आपसे 12 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई है? तो उसका नाम है प्रियदर्शनी। बात करें इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक और है, उसका नाम है रत्नावली। क्या नाम है सर? रत्नावली इनकी एक और पुस्तक का नाम है। आगे चलता हूं, आगे बात करता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राज्यसभा में धन विधेयक किसकी अनुमति से पारित होता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल की बिना अनुमति के राज्यसभा में धन पारित नहीं हो सकता। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे चलता हूं, कौन सी गैस विद्युत धारा में प्रवाहित होने पर लाल बत्ती, यानी कि जो रेड लाइट है, वो उत्पन्न करती है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। साइंस के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस बात को भी मत भूलना कि साइंस नहीं आ रही है। साइंस के भी हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लाल बत्ती जो है वो नियॉन गैस जो होती है, इसको रेड लाइट उत्पन्न करती है। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष महिला साक्षरता दर कितनी थी? आपको जनगणना यानी कि सेंसस पढ़ के जानी है, और जो पंचवर्षीय योजना है वो पढ़ के जानी है। इनसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स बनते आ रहे हैं प्रश्न। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार जो लिटरेसी थी, यानी कि महिला और पुरुष कितने पढ़े लिखे थे, तो 16.68% लोगों की साक्षरता दर थी। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। इस बात को मत भूलेगा। और कहाँ पर की? पश्चिम बंगाल में की थी।
और जो इसकी स्थापना 1901 में की, कब की? 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की थी, और जो कि वर्तमान में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली है अभी 2023 में। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन एक एलिडा संघ का प्रतीक है? तो ये प्रश्न आपका ऑप्शन वाई था, बेस ऑप्शन था, तो इसका आंसर था केंचुआ। केंचुआ जो है एलिडा संघ का प्रतीक है। आगे चलता हूं साथियों। अगला प्रश्न आया था आपके सामने, देखिए, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है? तो साथियों आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो जो है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि बार बार एग्जाम्स में ये स्टैटिक जीके के पोर्शन रिपीट होते रहते हैं। तो चंद्रवरदाई जो है इसका सही आंसर है साथियों। पृथ्वीराज रासो द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है चंद्रवरदाई। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक प्रश्न आया था कि मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो साथियों जो मनिका बत्रा खेल है, उस खेल का खेल का नाम क्या है? टेबल टेनिस का खेल है उनका। और ये जो मनिका बत्रा खिलाड़ी है, इन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के अंतिम 32 मैचों में इन्होंने फ्रांस के जो वरीय प्रतिभा पवाडिन को हराया था, इस बात को भी नोट कीजिएगा। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती की ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? ऐसे प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसे होते हैं जो कि बार बार आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं इसीलिए। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिनको आप जानते हैं, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी ब्रजानंद की प्रेरणा से स्टार्ट किया। इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलता हूं। आगे बात करता हूं साथियों कि गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? फेस्टिवल्स को आपको पढ़ के ही जाना है। फेस्टिवल्स का प्रश्न बार बार एग्जाम्स में आते हैं, कम से कम 1 से 2 से 3 प्रश्न फेस्टिवल से आते हैं, इस बात को मत भूलेगा। तो साथियों जो गणगौर फेस्टिवल है वो कहाँ का है? राजस्थान का है। अगर राजस्थान की बात करें, देखिए घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, घूमर। कठपुतली कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है साथियों, कठपुतली। ठीक है, अगर हम बात करें और भी अन्य राजस्थान के हैं, उनको आप कमेंट में लिखिएगा। कालबेलिया, कालबेलिया भी राजस्थान का है। कहाँ का? कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया राजस्थान का। आगे चलता हूँ साथियों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपसे आया कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? जो भाला, जिसे हम जेवलिंग थ्रो कहते हैं, जेवलिंग थ्रो। तो साथियों आप जानते हैं इसको हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि 7 अगस्त 2020 को जो हमारे देश के भाला फेंक है जेवलिंग थ्रोअर, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। इस बात को भी याद रखिए, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता 7 अगस्त 2020 को। इसलिए उसी दिन से हम प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाते हैं, इस बात को मत भूलना, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं साथियों। एक प्रश्न आया था कि वैदिक काल को जीवन, जो वैदिक काल है उसमें जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो साथियों ये प्रश्न आया था आपके जो वेद हैं पुराण उनमें से। तो वैदिक काल में मानव जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम 4 आश्रम कहते हैं। पहला था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये 4 पार्ट थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, और आप इसको पढ़ लीजिए। इन चारों के अपने अपने कर्तव्य होते थे और ये मनुष्य के विकास में मदद करते। गृहस्थ आश्रम का सबसे महत्वपूर्ण मानते थे ये लोग। ठीक है, आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक प्रश्न आपसे संविधान से पूछा, जिनमें से ऑप्शन बेसमेंट था, जैसे कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आप जानते हैं मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं। भारतीय मौलिक कर्तव्यों में कुछ मुख्यतः आप जानते हैं, भारतीय संविधान का पालन करना एक मौलिक कर्तव्य है। अपने ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना रखना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, टोटल मौलिक कर्तव्य 10 होते हैं, 11 आपको कमेंट में बताना है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये भी। ये सब ऑप्शन में 4 थे, 4 3 थे और एक नहीं था। आपको ऑप्शन में से छांटना था कि कौन सा नहीं है। ठीक है, और इस संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 के माध्यम से नागरिकों के मूल कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया। इस बात को आप जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था
भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में जो प्रो कबड्डी लीग का उद्घाटन संस्करण साल 2014 में स्टार्ट करते हैं, ये भी आप जानते हैं। और सबसे पहले जो टीम जीती उसका नाम था जयपुर पिंक पैंथर्स टीम। इसको सबसे पहले विजेता रही इस टीम की, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, अगला प्रश्न आया था कि आशीर्वाद योजना किस राज्य में शुरू हुई? योजना से भी प्रश्न उठा रहा है वो। तो देखिए, मुख्यमंत्री जिसे हम बाल आशीर्वाद योजना कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। जिसके तहत बाल देखभाल संस्थानों से निकलने वाले बच्चों के लिए, यानी कि इसका कहने का तात्पर्य ये है, जो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है वो एक अनाथ बच्चों के लिए है। ये बात याद रखिएगा। जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी आयु 18 साल से कम है, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे देश बंधु कहा जाता है? देश बंधु किसे कहते हैं साथियों? तो देश बंधु की जो उपाधि है, चित्तरंजन दास को कहते हैं देश बंधु। देश बंधु, इसको भी याद रखिएगा। देश बंधु का मतलब होता है देश का मित्र। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में एक अग्रणी नेता थे। चित्तरंजन दास का जन्म भी आप देख सकते हैं 5 नवंबर 1870 में कोलकाता में होता है, और एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में जन्म हुआ उनका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न था, जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? ये 11 सितंबर के शिफ्ट के पेपर है। तो देखिए, जतिन गोस्वामी जो है, इनका संबंध था शास्त्रीय नृत्य से, और उसका नाम है सत्रिया, जिसको हम असम का या फिर पूरे भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, सत्रिया को। ठीक है, उनका इससे संबंध है, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। देखिए, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया। तो साथियों, मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। मछली के शरीर का रक्त संचार एक दिशा में होता है, उसे आलिंद कहते हैं। और जबकि दूसरा जो है निलय है, जो कि आलिंद द्वारा लिए गए उसको रक्त को पंप करता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, डायमंड लीग भारत के किस व्यक्ति द्वारा जीता गया था? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया था। डायमंड लीग में भी इन्होंने जो इसको जीता था, इस बात को मत भूलना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल से ही पूछे गए हैं, कोई भी एरा गैरा आर्टिकल नहीं पूछा गया, इस बात को भी नोट पॉइंट कीजिए। जिस भाई ने भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद करी होंगी, उसने अपना एग्जाम आसानी से क्वालिफाई किया होगा। तो आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन कराता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलता हूं, एक प्रश्न आपसे मंदिर से आया था इस शिफ्ट में। जगन्नाथपुरी मंदिर में किन देवताओं की पूजा होती है? तो जगन्नाथ जो पुरी मंदिर है, सबसे पहले वो भारत के बहुत ही बड़े मंदिरों में गिने जाते हैं। उनका वैसे है कहाँ? ये उड़ीसा में है सर। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। और याद रखना, इसमें भगवान 3 भगवान है, बलराम, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण की इस मंदिर में पूजा होती है। और प्रतिवर्ष ये क्या करते हैं? रथ यात्रा निकालते हैं। इन बात को भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका जो आपसे पूछा गया, 2024 में जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो साथियों, जाकिर हुसैन जो है, इनको 2024 में कौन सा पुरस्कार मिला है? इनके साथ साथ इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। कौन सा? रेमन मैग्सेसे। 2024 में कई लोगों को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, शंकर महादेवन, जॉन मैगलागन, गणेश गोपालन, सेल्व गणेश विनायक राम, ये इन लोगों की मिला है। इनको जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 इन लोगों को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और जाकिर हुसैन जो है, ये क्या है? तबला वादक है, तबला वादक वाद्य यंत्र से संबंधित है, इस बात को नोट पॉइंट कीजिएगा। आगे चलता हूं, एक प्रश्न आपसे आया खानों से। भारत में सबसे बड़ा एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में है? एक प्रश्न आपसे ये पूछा गया था। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो एल्यूमिनियम संयंत्र है वो कहाँ पर है? ओडिशा में देश का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट है, जो कोरापुटा में स्थित है। यह प्लांट बॉक्साइट खदानों से बॉक्साइट प्राप्त करता है,
बॉक्साइट एल्यूमिनियम उत्पादन का मुख्य अयस्क है। ओडिशा देश का सबसे बड़ा एक बॉक्साइट उत्पादक राज्य। ये भी आपको याद रखना है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता? साथियों, 2023 की करंट अफेयर्स आपसे बहुत पूछ रहा है और लेटेस्ट बहुत ही कम पूछ रहा है 2024 की। जानते हैं आप आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जो था गुजरात टाइटंस ने किस सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने जीता था? सबसे पहली बात, जो गुजरात टाइटंस थी ये नई टीम जुड़ी थी उस टाइम पर, इस बात को याद रखिएगा। 2023 में जुड़ती है और पहली बार में ही ये जीत जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक व्यावसायिक फसल है? आपके सामने चार ऑप्शंस दिए थे कि उनमें बताना है आपको कौन सी व्यावसायिक फसलें हैं। तो देखिए, जिन फसलों को मुख्य रूप से बेचने के लिए उगाते हैं और जिनसे अधिक धन कमाते हैं उन्हें व्यावसायिक फसल कहते हैं। भारत में ऐसी कई फसलें हैं, कपास है, गन्ना है, जूट है। इसके अलावा भी बहुत सारी तंबाकू, मूंगफली, चाय, कॉफी, ये सब कैसी हैं? ये सब व्यावसायिक फसलें हैं। ठीक है, और तिलहन भी है। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न देखिए जो आपसे पूछा गया नोबेल पुरस्कार का। 1909 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो साथियों, 1909 में जो नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का, वो मिला था कार्ल फर्डिनेंड। जो कार्ल फर्डिनेंड ब्रॉन है, इनको 1909 में क्या मिला था? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। इस बात को याद रखें। आगे चलता हूं, अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है या फिर भविष्य 2025 में पेपर है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहेगी साथियों। देखिए, पीएम कौशल विकास योजना का संबंध किससे है? मैंने कहा योजना से प्रश्न बन रहे हैं, योजना पढ़ के जानी है आपको। तो आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसे हम PMKYY बोलते हैं, इसका मकसद देश के युवाओं को उद्योग से जोड़ना और कौशल प्रशिक्षण देना था। इस योजना से जुड़ी जो बातें हैं, देखिए इस जो योजना है इसको हम स्किल इंडिया की प्रमुख कौशल विकास योजना को मानते हैं, इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, आपको इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स याद करके जाने हैं। पुस्तक और लेखक, जो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? आपसे पुस्तकों से प्रश्न भी बन रहे हैं, इनको याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक। आगे चलता हूं साथियों। हाँ, आर्टिकल, अब यहाँ से अनुच्छेद आता है। अनुच्छेद 23 संबंधित है। जो आर्टिकल 23 है वो उसका संबंध कैसे है? मानव तस्करी से इसका संबंध है दोस्तों। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न तो आपसे पूछा गया कि वर्तमान में भारत में कुल हाई कोर्टों की संख्या कितनी, जो उच्च न्यायालय हैं वो कितने हैं? साथियों, आप जानते हैं 25 हाई कोर्ट हैं भारत में, जिसमें से 25वें नंबर का कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश अमरावती में है 25वें नंबर का। इस बात को भी आप जानिए, लेटेस्ट बना है। आगे चलता हूं, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो आर्टिकल 124(2) के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। ठीक है, न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, इस बात को भी आप जानते ही होंगे साथियों। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है विकेट कीपर शब्द किस खेल से संबंधित है? कभी कभी नॉर्मल प्रश्न भी पूछ लेता है आपसे कि बच्चा खुश हो जाए देख के। तो इसे कौन नहीं जानता भाई, विकेट कीपर जो होता है वो क्रिकेट में होता है, इस बात को जानते हैं सब। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद में है? इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न था। किस आर्टिकल में आता है? तो साथियों, आर्टिकल 51A में जो मौलिक कर्तव्य है वो आते हैं। इन बात को मत भूलना, पेपर आने वाले पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न आया था, समुद्री नेविगेशन सहायता 2021 में किसी विधेयक को निरस्त कर दिया गया? तो साथियों, जब 1927 में एक अधिनियम लाया जाता है अंग्रेजों द्वारा, जिसको बोलते हैं लाइट हाउस अधिनियम, उसको 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इस बात को याद रखना, इससे आपको प्रश्न पूछ लिया गया था जो कि समुद्र से संबंधित है। लाइट हाउस एक्ट जो है इसको 1927 में स्टार्ट किया जाता है अंग्रेजों द्वारा और समाप्त करते हैं, ये भी याद रखना, 2021 में। चलिए आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो आप जानते हैं 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था
और ये बताइए क्यों किया गया? क्योंकि जो नील की खेती है इसको रोकने के लिए महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह इसको स्टार्ट किया था। इस बात को नोट पॉइंट कीजिएगा। आगे चलता हूँ। जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? मैंने आपसे कहा है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको याद करके जाना जरूर। तो ये नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, गरीबी हटाओ का नारा। अब आपको बताना है कि उस टाइम पर कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, जो जवाहरलाल नेहरू डांस अकादमी है वो कहाँ पर है? मणिपुर, इम्फाल में है। इस बात को नोट पॉइंट याद कर लेना। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंजाब का प्रमुख त्योहार बैसाखी किस गुरु के प्रति मनाया जाता है? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो बैसाखी जो है सिख लोगों का सबसे मुख्य पर्व है जो कि पंजाब का है। और वहां के जो एक गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उनके ही जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष ये लोग बैसाखी मनाते हैं पंजाबी लोग। इस बात को, चलिए आगे चलता हूँ, याद कर लोगे आप। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था ऑक्टेस का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों, जो जॉन न्यूलैंड्स हैं इन्होंने ऑक्टेस का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। हॉकी 2023 विश्व कप का शुभंकर क्या था? अब आप कहोगे सर 2023 का इसमें क्यों पूछा? क्योंकि जो हॉकी 2023 का जो आयोजन हुआ वो भारत में हुआ इसीलिए। और इसका जो ओली जो है इसका मैस्कोट था यानी कि शुभंकर था, ओली, इस बात को ठीक है याद रखना अपने पेपर के लिए। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? जो कि आया हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत के किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है रेलों के मामले में। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आपसे योजना से आया था कि मिड डे मील योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो साथियों, तमिलनाडु राज्य जो है इसने जो मिड डे मील योजना है इसको स्टार्ट किया। और ये योजना सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है जिसमें ये दोपहर का खाना इन बच्चों को दे देते मिड डे मील योजना के तहत। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय समिति, समिति नहीं, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1894 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है। अगर मैं आपसे पूछूं सर जो इसका पहली बार इसको कब खेला गया? 1896, 1896 में एथेंस ग्रीस में स्टार्ट होते हैं। 1896 एथेंस ग्रीस में। और आगे चलता हूं। अगला प्रश्न देखिए, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे मैंने कहा कि बुक्स भी पूछी जा रही हैं कभी कभी किस शिफ्ट में। जो इंडियन स्ट्रगल बुक है वो है सुभाष चंद्र बोस की। किसकी है? पर सुभाष चंद्र बोस की है। मैं पूछूं आपसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुस्तक है? तो आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि पूछे जाने की संभावना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। अगर मैं बात करूं सर जो महात्मा गांधी हैं उनकी पुस्तक की क्या नाम है? उनका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है। इनका प्रश्न बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। आगे चलता हूं। जो कि अगला प्रश्न है कि हरेला त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आपसे फेस्टिवल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इन बात को मत भूलेगा। हरेला जो त्योहार है वो कहाँ का है? आप जानते हैं उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हरेला। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। कभी कभार एग्जाम में हरेली पूछता है। क्या पूछता है? हरेली। हरेली जो फेस्टिवल है हरेली कहाँ का है? तो यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ का है साथियों। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का हरेली है, ये बात याद रखिएगा। और आपसे एक प्रश्न पूछा गया था अभी लेटेस्ट ही, जो कि छपेली, जो कि जो कल की शिफ्ट में पूछा गया, छपेली जो फेस्टिवल है वो किस राज्य का है? तो छपेली साथियों जी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का छपेली। छप्पी जो छपेली है कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है, इसको भी मत भूलेगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आपसे बना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच
कौन सी नदी सीमा बनाती है साथियों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जो है उसका नाम है रावी नदी, जो कि बाउंड्रीज में कनेक्ट होती है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? कभी कभी किसी शिफ्ट में 2022 के प्रश्न उठा रहा है, लेकिन मोस्टली 2023 की करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो टोटल 2022 में 7 पदक भारत ने जीते थे ISS विश्व कप में। ठीक है, इस बात को आप जानते ही होंगे। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। एक प्रश्न बहुत इजी पूछा गया कि एयू किस धातु का नाम है, जो कि साइंस का प्रश्न है। एयू किस धातु का नाम है? तो उसका नाम होता है सोना। आप जानते हैं इस बात को। तो इजी प्रश्न है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस प्रश्न में। अगला देखिए, गौतम पुत्र फतकर्णी किस वंश का महान शासक था? तो ये फतकर्णी जो है ये सातवाहन वंश का था। किस वंश का? सातवाहन वंश का एक महान सम्राट था। ठीक है, आगे चलता हूँ साथियों। आपको डायनेस्टी जो है वंश से आपको प्रश्न बहुत देखने को मिल रहे हैं। शुरुआत की जो 9 सितंबर 10 सितंबर की शिफ्टों में जो डायनेस्टी से प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको वंश पढ़ के जाने ही है। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न एक आया था जिसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय से एक प्रश्न बना था, जो कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपके सामने नहीं लेके आ पाया हूँ। तो आप जानते हैं राष्ट्रीय आय में जो नेशनल इनकम है, इसमें तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जीडीपी है, जीएनपी है, तो कहीं से भी पूछ लिया हुआ इन लोगों ने। ठीक है, 10 सितंबर का प्रश्न था ये। आगे चलता हूँ। CAG का भारतीय संविधान में उल्लेख है। जो CAG है, जिसे हम कंप्ट्रोलर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, यानी कि लेखा महानियंत्रक परीक्षक बोलते हैं, ये भारत के किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है, जो कि आप जानते ही हैं। साथियों याद रखिएगा, आपको संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां बन सकती हैं, उनको याद करके जाइएगा अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है, फती प्रथा का अंत किस वायसराय ने किया? तो ये फती प्रथा है, इसका प्रश्न 10 सितंबर को पूछा गया था। तो फती प्रथा जो है 1829 में विलियम बेंटिंक ने इसको समाप्त किया था, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा इसको समाप्त किया गया था साथियों। ठीक है, और उस टाइम पर वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिंक उस टाइम पर वायसराय था। ठीक है, आगे चलता हूँ, जो कि अगला प्रश्न आने वाला है आपके सामने, जो कि मध्यकालीन भारत का है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदराबाद शहर में है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलता हूं, जो कि अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं? तो ये भी प्रश्न इजी आया था। 118 तत्व इसमें अभी तक हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न, जो आपसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करता है? तो भारत का एकमात्र जो भारत संविधान है, उसका जो एक संविधान है, आर्टिकल 32, जो कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें बंदी प्रतिचिकड़, परमादेश और अन्य भी 5 होते हैं टोटल। ठीक है, अब मैं बात करूं अनुच्छेद 32 को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा। आर्टिकल 32 को किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे चलता हूं साथियों। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्न में निम्न में से कौन शामिल है? जो अकबर थे, इनके 9 रत्न थे, आप जानते हैं। उनमें से एक का नाम था तानसेन। क्या नाम था? तानसेन का नाम था, जो कि एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इनका भी प्रश्न पूछ लिया था आपसे। ठीक है, आगे चलता हूं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है, यानी कि ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल्स में जो राज्य के नीति निर्देशक है? तो आर्टिकल 12 से 35 बिल्कुल नहीं होगा। आर्टिकल 36 से 51 में जो डीपीएसपी है उनका उल्लेख है। इस बात को नोट कीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है। आर्टिकल 36 से 51 में जो हमारा क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। आगे चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न है, हाँ, आर्टिकल 12 से 35 जो यहाँ पर क्या फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सभा का गठन किसने किया? ये 9 सितंबर का प्रश्न है, 3rd शिफ्ट का। तो बिहार जो प्रांतीय सभा है, इसे गठन किया था स्वामी
स्वामी विवेकानंद। किसने सर? स्वामी विवेकानंद जी ने इसका गठन किया था, बिहार प्रांतीय सभा का। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाँ, एक प्रश्न और यहाँ से बनता है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? इन्होंने आर्य समाज का गठन किया 1975 में। जैसे कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था, आर्य समाज का गठन 1975 में। आगे चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया कि गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? तो गोल्फ का सबसे पुराना क्लब कौन सा है साथियों? ये कहाँ पर है? तो ये है रॉयल ब्लैक, कोलकाता में है, जो कि आपसे 9 सितंबर की 3rd शिफ्ट में पूछा गया। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने है। ये कह रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर 2024 में वर्तमान में कौन है? एक प्रश्न पूछा गया जो कि लेटेस्ट 2024 की करंट अफेयर्स का था। तो आप जानते हैं वर्तमान में विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो कौन है? वो हैं जितेंद्र सिंह। वर्तमान में जो वैज्ञानिक मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। मैं बात करूं सर, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पे होगा। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है? ये शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। बात करें फिर अश्विनी वैष्णव वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जो है वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में रेल मंत्री है। क्या है? रेल और परिवहन मंत्री। बात करें निर्मला सीतारमण, ये वर्तमान में हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, निर्मला सीतारमण। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा क्या, बहुत इंपोर्टेंट था, कि लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो आप जानते हैं जो लट्ठमार होली है वो कहाँ पर? बरसाना, मथुरा में है।